हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे पेटेंट संशोधन नियम। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं यही उम्मीद करूंगी आप सभी से, एंड मैं यही आप लोगों से लाइक सजेस्ट करूंगी। बाकी तो आप सभी की मर्जी है। होली है, ठीक है, होली सेलिब्रेट कीजिएगा, बट कम से कम 2-4 घंटे पढ़ाई भी कीजिएगा। ठीक है, फेस्टिव हमेशा आते जाते रहेंगे, है ना। कोई भी फेस्टिव हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, या फिर होली हो, दीपावली हो, छठ हो, ये सब आते जाते रहेंगे। फेस्टिव भी सेलिब्रेट करना है, पढ़ाई भी करना है। तो आप लोग मतलब कल तो कल 14 तारीख है, आज 13 हो गया। तो 14 को होली है, तो आप लोग सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से। एंड साथ साथ टाइम निकाल के कम से कम नहीं, वैसे तो 4-5 घंटा भी पढ़ना, लेकिन पढ़ना एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, चलो ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेटेंट संशोधन नियम 2024। ठीक है, ये रूल जो है, अमेंडमेंट रूल, ये क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग ने पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट शोधन नियम 2024 के तहत इसमें रिफॉर्मेशन किया गया। ठीक है, ये पेटेंट संशोधन नियम 2024 के तहत पेटेंट नियम 2003 में संशोधन किया गया। ठीक है, पेटेंट और उनके गवर्नेंस के बारे में हम लोग बातें करें तो पेटेंट जो होता है एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी आपका पेटेंट है, या फिर कोई भी किसी को पेटेंट मिलता है, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है ना, तो उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए ये रूल वगैरह होता है, ताकि उसका कोई कॉपी वगैरह नहीं कर सके, है ना। तो कह रहे कि पेटेंट संरक्षण की हम लोग बातें करें तो पेटेंट जो है, पेटेंट मालिक की सहमति के बिना आविष्कार या फिर व्यावसायिक के रूप में उत्पादन, उपयोग, वितरण, आयात, बिक्री के द्वारा दूसरों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपके नाम पे अगर पेटेंट है, आप उसके ऑनर है, तो वो प्रोडक्ट को किसी और जो है उसका व्यापार वगैरह नहीं कर सकता है, प्रोडक्शन सेम नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपीराइट आप लोग जान ही रहे हैं कि कॉपीराइट की इशू आ जाता है। वैसे ही आप सेम कह सकते हैं कि एज लाइक कॉपीराइट, एक सिंपल भाषा में पेटेंट प्रादेशिक अधिकार के दायरे में आता है, जो कि केवल उस देश या फिर क्षेत्र में लागू होता है जैसे पेटेंट के द्वारा पेटेंट दायर किया गया या फिर दिया गया हो। ठीक है, पेटेंट विनियमन की हम लोग बात करें, पेटेंट रेगुलेशन के रिलेटेड हम लोग बात करें तो वैश्विक स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो जो है, ये देता है पेटेंट वगैरह को। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, ये पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर को नियंत्रित करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। ये बौद्धिक संपदा अभिशमय और संधियों को भी लागू करता है। इसके साथ ही हम लोग देखें कि पेरिस कन्वेंशन पेटेंट सहयोग संधि, बुडापेस्ट संधि आदि में शामिल किया गया था। यानी कि पेटेंट ये कन्वेंशन वगैरह है, ये पेरिस कन्वेंशन के तहत पेटेंट सहयोगी संधि, बुडापेस्ट संधि वगैरह शामिल किया गया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये इसमें काम करता है, जो वीपो जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, 1994 की हम लोग बातें करें तो 1994 में विश्व व्यापार संगठन ने यानी कि WTO ने एक समझौते के तहत ट्रिप्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू जो है, ट्रिप्स पर सिग्नेटरी था। और ये विश्व बैंक जो है, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे विश्व में बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता था, यानी कि सबसे बड़े पैमाने पर। ठीक है, एक सिग्नेटरी था, यानी कि साइन वगैरह ट्रिप्स के तहत हुआ था। ठीक है, भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के जरिए पेटेंट का विनियमन किया जाता है, यानी कि रेगुलेटेड किया जाता है। ये अधिनियम जो है WTO के ट्रिप्स समझौते का अनुपालन सुनिश्चित है। पेटेंट अधिनियम 2005 में संशोधन की हम लोग बातें करें तो इस संशोधन के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो भी मेडिसिन वगैरह होती है, जिसको फार्मास्यूटिकल्स यानी उसके बनाने में जो भी सारे मटेरियल्स वगैरह लगते हैं फार्मास्यूटिकल्स, और कृषि रसायन से जुड़े क्षेत्रों को भी प्रोडक्टेड यानी कि प्रोटेक्टेड और पेटेंट यानी उत्पाद पेटेंट संरक्षण के दायरे में लाया गया था। सपोज करो कि भारत में आप सभी को पता है कि यूनानी पद्धति वगैरह है ना, या फिर आप जड़ी बूटी बहुत सारा देखते हैं यूनानी पद्धति के तहत। बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी हैं, नीम के पत्ते ले लो, या फिर वो क्या बोलते हैं, नीम के पत्ते हो गया, इवन हल्दी हो गया, हल्दी का जड़, हल्दी है ना, जिसको उसके रूट वगैरह होते हैं, है ना। इसके साथ ही हम लोग बात करें
तुलसी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब यूज़फुल होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स में, बहुत सारे पेन किलर बनने में उसमें यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो भी मेडिसिन वगैरह होता है। तो कहने का मतलब है कि अब मान लो कि अमेरिका जो है अब इस पे क्लेम करे कि नहीं हमने एक मेडिसिन बनाया, तो कहने का मतलब होता है कि ये तो ऑलरेडी भारत में ही मतलब बहुत यानी कि बहुत पुराने समय में हमारे यहाँ से वेदों वगैरह में सब कुछ प्रमाण मिलता है कि यूनानी सभ्यता है ना या फिर यूनानी पद्धति के द्वारा नॉट सभ्यता उसके उसके तहत हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिसिन वगैरह बनाए जाते थे बहुत सारे पेड़ पौधे के छाल वगैरह से है ना या फिर आप लोग ये भी देख सकते हैं जो आज भी हमारे यहाँ जो आयुर्वेदा है कितने पुराना है तो आयुर्वेदिक माध्यम से बहुत सारे मेडिसिन वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। अब मान लो कि कोई जो है आविष्कार करता है तो सपोज करो कि ये इंडिया है, इंडिया में हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें मटेरियल मिलते हैं और कल होकर के यूएसए जो है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्लेम करे कोई मेडिसिन बनाए कि नहीं अरे हमने तो नीम के पत्ता ये मिलाया एंड फलाना चीज़ से मैंने तो इसे मेडिसिन बना लिया। तो बेशक बनाया है लेकिन बात है कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसका श्रेय टोटल भारत को जाता है। भारत के जो भी ट्राइब्स है जो उसे संरक्षण कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसको जाता है। क्योंकि एक्चुअल ये सारा तो मिला भारत को ही है, जो प्रोटेक्शन किया जैसे कोई ट्राइब एरिया है उसे बचा के रख रहा है उसको जाता है ना? तो इसका जो है बेनिफिट भले आप रिसर्च किए हो लेकिन इसका बेनिफिट अगर हम लोग बातें करें हिस्टोरिक बेनिफिट तो ये भारत को जाना चाहिए ना कि यूएसए को, ठीक है? तो इसीलिए ये पेटेंट दिलाता है कि आप जो है इसका कॉपी वगैरह नहीं करें। ऐसा नहीं आप बोले कि अरे फलाना जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं इसको एलोवेरा के पत्ता से या एलोवेरा के जूस से कोई चीज़ मेडिसिन में ऐड ऑन करते हैं। बाद में कहते हैं कि हमने दवा बनाया तो वो देखो कि भाई एलोवेरा मिल कहाँ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसलिए कि वो जो है उस पे कोई कॉपी ना करे इसलिए पेटेंट प्रोवाइड होता है, समझे? तो ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेटेंट अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से फार्मास्यूटिकल कृषि रसायनों से जुड़े क्षेत्रकों में प्रोडक्ट पेटेंट यानी कि उत्पादन पेटेंट संरक्षण के दायरे में लाया जाता है। पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होगी यानी कि पेटेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 20 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है, फिर आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है? वही इस कानून के अनुसार भारत में जैसे कि आप लोग जेनरिक मेडिसिन देखते हैं तो जैसे ही 20 साल मान लो पेटेंट का खत्म होता है देखते हैं आप कि उसी का लोग कॉपी करके कुछ कुछ एकाध चीजें प्लस माइनस कर देता है लोग। कोई भी चीज अगर मेडिसिन बना हुआ है तो मेडिसिन में से क्या करता है लोग कि कुछ कुछ चीज़ें जो है मान लो कि कोई कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड दवा आता है ना? तो ब्रांडेड है लेकिन उसमें से आप देखते हैं कि उसका 20 साल हो गया, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो वो दवा जो है वो तो अब मार्केट में एक्चुअल मिल रही है लेकिन उसी सेम प्रोडक्ट का जो है 2 कॉपी करके उसको बोलते हैं जेनेरिक दवा, है ना? जेनरिक मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन जो होता है उसी का कोई उसका एकाध उसमें से कम कर दिया जाता है या फिर उसमें से बढ़ा करके जेनरिक मेडिसिन बनाया जाता है। जो दवा का दाम मान लो कि अगर 500 रुपए है तो वो जेनरिक दवा आपको कितना मिल जाएगा? 100 रुपए से लेके 50 रुपए में मिल जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब है कि आप जेनरिक दवा वगैरह देखते हैं तो वही पेटेंट वो अब पार्टी जो है पहला जिसके नाम पे रिन्यूअल कराने में फिर उसका प्रोसेस लगेगा जब तक उसका जेनरिक दवा लोग बना लेता है। वही इस कानून के अनुसार भारत में कुछ चीजों को पेटेंट नहीं कराया जा सकता है जैसे कि पौधे या जानवर या उनका कोई भी हिस्सा। यानी इस कानून के तहत भारत को कुछ चीजों पे पेटेंट नहीं कराया जा सकता है जैसे कि भारत में कुछ चीजों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है जैसे कोई पौधा हो गया, कोई जानवर होगा, उनका कोई हिस्सा, बीज, उनकी किस्में और प्रजाति, पौधे और पशुओं के उत्पादन वर्धन यानी कि प्रोपगेशन के लिए अनिवार्य या जैविक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है? यानी कुछ चीजों पे लाइक बोले तो इसमें यानी कि हैबिटेट किया गया है, ठीक है? सॉरी प्रोहिबिटेट किया गया है, लाइक बोले तो इसमें मना किया गया है। और जैसे कि पौधे हो गया, जानवर हो गया, कोई भी हिस्सा, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें हैं जो आपको क्योंकि हो सकता है कोई और कॉपी कर ले या फिर और भी सारे कारण हो सकते हैं, है ना? तो यही कारण है कि लाइक अगर मान लो कोई भी प्रोडक्शन जैसे तुलसी का पत्ता हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो मतलब उसमें भी कुछ चीजें हैं, ये नहीं कि हर जितने भी सारे फॉरेस्ट के जो भी ट्रीज हैं, पौध प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप नहीं करा सकते। किसी आविष्कार के पेटेंट योग्य होने के लिए मानदंड क्या क्या होने चाहिए, यानी उसके लिए
क्या क्या उसके लिए एक डेटा जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, लाइक बोले तो उसके मानदंड क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं कि पेटेंट दायरे के बाहर नहीं है, तो उन आविष्कारों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए जिन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत पेटेंट के दायरे से बाहर रखा गया। यानी कि जो पेटेंट के दायरे से बाहर रखा गया वो नहीं होना चाहिए। इनोवेशन की बात करें तो आविष्कार नया होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि पुराना है उसी पे आप कर दिए, है ना। तो कह रहे हैं कि आविष्कार का यानी कि इनोवेशन जो है ये नया होना चाहिए, पहले से उस पर कोई दवा नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कोई अगर मेडिसिन बनाते हैं कोई भी चीज़ का, सपोज करो कि उसमें अगर नीम के पत्ता ही थोड़ा बहुत अगर ऐड ऑन किए, या फिर तुलसी का डाले, या फिर ब्लैक, यानी कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी है तो उसका मतलब इनोवेशन जो है न्यू होना चाहिए, रिसर्च, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट आप कर दिए। आवेदन कैसे करेंगे, औद्योगिक उपयोग के लिए लायक होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। इन्वेंटिव स्टेप की बातें करें तो इसमें कोई ना कोई इनोवेशन अप्रोच आवश्यक होना चाहिए, आविष्कारों में एक अभिनव दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2024 में जो रिफॉर्मेशन हुआ है इसके लिए क्या क्या मुख्य प्रावधान है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंटरवेंशिप, ठीक है, इंटरवेंशिप और नए सर्टिफिकेट ऑफ इंटरवेंशिप की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा पेटेंट के द्वारा आविष्कारों में इंटरवेंट के योगदान के चिन्हित किया जाएगा। समय सीमा नियमों के जरिए पेटेंट संरक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय सीमा घटा दिया जाएगा। पहली यह समय सीमा 48 माह थी, लेकिन अब 31 माह कर दिया गया, ठीक है। तो एक तो फैक्ट आपको ये याद रखना है। नवीकरणीय शुल्क, पेटेंट नवीकरणीय शुल्क की हम लोग बात करें, यानी कि कोई भी न्यू अगर पेटेंट होता है तो उसके शुल्क में 10% की कमी होगी, और ये शुल्क कमी या फिर लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम 4 वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा। यानी कि आप उसके बिफोर अगर पेमेंट करते हैं तभी आपको 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा। पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधित विवरण दाखिल करने की आवृत्ति की बात करें तो इसमें प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार से घटा करके प्रत्येक 3 वित्त वर्ष में एक बार दिया गया हो। भारत में पेटेंट से जुड़े चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि चैलेंजेस क्या क्या है भारत में। तो पेटेंट की एवरग्रीनिंग, यानी कि इसमें कंपनी जो है दवा पर पेटेंट का अवधि बढ़ाने के लिए फॉर्मुलेशन में मामूली बदलाव करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि कोई मेडिसिन रहता है उसमें थोड़ी बहुत मतलब प्लस माइनस करके चेंजेस कर दिया जाता है, जिसमें अधिकतम समय तक दवा तक उनका अधिकार बना रहता है। अब उस दवा सस्ते में मिल रहा है सपोज करो, और वो जो महंगा दवा था तो कोई महंगा थोड़ी ना लेगा। तो यही सब चीज़ है। अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति देना होगा। इसमें सरकार किसी भी पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट प्रोडक्शन प्रक्रिया का उपयोग करने अनुमति देती है, और पेटेंट संरक्षित आविष्कार खुद इस्तेमाल करने की योजना बनाती है। ट्रिप्स समझौता के तहत ये जो है एक तरह के छूट के तौर पर अनिवार्य लाइसेंसिंग यानी कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में पेटेंट, किधर चला गया यार, सॉरी फॉर दैट। वेट गाइस, ये रहा। भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर नीति 2016 जारी किया गया था। इसके तहत दोहा विकास एजेंडा ट्रिप समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, ठीक है। यानी कि 2016 में जो नीति लाया गया था ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के तहत ट्रिप समझौते के तहत ये भारत में रेगुलेटेड हुआ था, ठीक है। स्टार्टअप बौद्धिक संपदा की बात करें, एसआईपीपी की बात करें तो ये आईपी मित्र को सुगम बनाने के लिए योजना शुरू किया गया था ताकि स्टार्टअप के द्वारा पेटेंट आवेदन दाखिल को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें कुछ खास श्रेणी आवेदकों के लिए परीक्षण करने का प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान है, जैसे कि जल्द से जल्द पेटेंट मिल सके। इसमें स्टार्टअप, लघु उद्योग, महिला इन्वेंटर शामिल है, ठीक है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन की हम लोग बात करें, यानी कि भारत के द्वारा ये सारा स्टार्ट किया गया है। तो शैक्षणिक संस्था में बौद्धिक संपदा संबंधित जागरूकता करना, अवेयरनेस बढ़ाना, प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सारे लाया गया था। पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये एक नए रूप से तैयार किया गया है ताकि पेटेंट कराने योग्य आविष्कारों को खोजा जा सके और पेटेंट दाखिल करने और प्राप्त करने वाले वित्तीय, तकनीकी, कानूनी की सहायता मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट्स, आर्थिक जासूसी, यानी कि ट्रेड सीक्रेट्स, इकोनॉमिकल एस्पियोनेज क्या है,
ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट एंड द इकोनॉमिक्स एस्पियोनज के बारे में हम लोग बातें करें तो ये विधि जो है, विधि आयोग व्यापार रहस्य यानी कि ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर 289 रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये कौन सा रिपोर्ट है? 289 हुआ है। ठीक है। ट्रेड सीक्रेट ऐसी गोपनीयता व्यावसायिक जानकारी जिसे कि बचा जा सकता है, जिसका लाइसेंस लिया जा सके, ट्रेड सीक्रेट कहलाती है। ये बौद्धिक संपदा यानी कि आईपीआर क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया होता है। ठीक है। आर्थिक जासूसी किसी अन्य देशों को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियां, सरकारी संस्था गोपनीयता जानकारी को जानबूझ करके हासिल करती है और आर्थिक जासूसी कहलाता है। और ये आर्थिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है। जिसमें मान लो कि कोई भी अगर कंपनी है एंड वो रिसर्च कर रहा है लेकिन वो जानबूझ करके वहां नहीं बता के किसी और को बता रहा है, तो इकोनॉमिकली किसी और को फायदा होगा, सीधी सी बात है। कह रहा है कि ट्रेड सीक्रेट जो है, ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी पर मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क क्या क्या है। तो भारत में ट्रेड सीक्रेट के दुरुपयोग की समस्या के समाधान के लिए कोई एकल कानूनी हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है। यानी कि इसके लिए कोई सिंगल विंडो नहीं है, कोई कानून नहीं है इसके लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 दोनों कानूनी कॉन्ट्रैक्ट संबंधी मामलों पर लागू होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। यानी कि जो रिसेंटली 2023 में भारतीय न्याय संहिता जिसमें कुछ रिफॉर्मेशन हुआ है, तो इस तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है। तो स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन काम करता है, NIPAM काम करता है, पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैश्विक नवाचार। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 सामाजिक उद्यमिता यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड सोशल इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये विश्व बौद्धिक संपदा विपो जो है, ये कर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया। ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड यानी कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड दोनों ने मिलकर के बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया है। ये इसके बारे में हम लोग बातें करें तो इसका थीम क्या है, तो ये सामाजिक उद्यमिता के वादों को साकार करना, नवाचार यानी कि इनोवेशन के मापने वाले मानदंडों में शामिल है, जो संस्था हो सकती है, मानव पूंजी, अनुसंधान और संरचना, ऋण, क्रेडिट, निवेश, लिंकेज, रचनात्मक ज्ञान की प्राप्ति, प्रसार, रचनात्मक आउटपुट हो सकते हैं। शीर्षक रैंकिंग की हम लोग बातें करें तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे रहा है, इसके बाद स्वीडन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर सिंगापुर आता है। ठीक है। भारत की स्थिति की बात करें तो 133वें अर्थव्यवस्था में से भारत का स्थान 39वें नंबर पे है। ठीक है। नंबर 1 आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि नंबर 1 जो है स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, इसके बाद जो है स्वीडन है, फिर अमेरिका है, सिंगापुर है। भारत का स्थान की बात करें तो 133 कंट्री में से भारत का स्थान जो है 39वें नंबर पे है। 2023 में भारत 40वें नंबर पे था, लेकिन अभी जो है 39वें नंबर पे है। भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है, भारत का स्कोर 38.3% है। ठीक है। 38.3 है। नेक्स्ट है ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्था और व्यावसायिक आधुनिकता मामले में भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था और मध्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में पहले स्थान पे है। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 100 क्लस्टर में शामिल है। कौन कौन शामिल है 100 क्लस्टर में? तो बेंगलुरु शामिल है, इसके बाद दिल्ली शामिल है, चेन्नई शामिल है, मुंबई शामिल है। 4 जो है 100 क्लस्टर में शामिल है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो की हम लोग बातें करें, इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। ये विपो कन्वेंशन के तहत हुआ था। 1967 में विपो कन्वेंशन के बाद विपरी यानी कि बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय ब्यूरो को विपो में बदल दिया गया था। यानी कि पहले जो होता था ये WIPRI होता था, बाद में इसे विपो में बदल गया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये बौद्धिक संपदा यानी कि IP और सेवा नीति सूचना सहयोग के लिए एक वैश्विक फोरम है। टोटल इसमें कंट्री कितने हैं, तो 193 सदस्य है। ठीक है। भारत सहित भारत में यानी कि विथ इंडिया 193 कंट्रीज। ठीक है। विपो की हम लोग बातें करें तो अधीन प्रमुख संधियां बर्न कन्वेंशन, वाशिंगटन संधि, पेरिस कन्वेंशन, ट्रेडमार्क कानून पर सिंगापुर संधि वगैरह के तहत ये सारे विपो से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 12वां संस्करण जारी किया। ठीक है, इस सूचकांक में शीर्ष यूएसए है नंबर 1 पे, इसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है। ठीक है, तो आपको आईपी की बात करें, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बातें करें तो इसमें जो है यूएस नंबर 1 पे है, सेकंड में यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस इसमें फ्रांस जो है 3rd नंबर पे है। और ये कौन सा संस्करण पूछेगा तो 12वां संस्करण आपको बताना है। ठीक है, इसमें भारत की स्थिति 55 अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें नंबर पे है। यानी कि भारत की स्थिति की बात करें टोटल 55 कंट्री है किसमें, आईपी में। आईपी मतलब यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इसमें टोटल यानी कि इसमें टोटल 55 कंट्री में से भारत का स्थान 42। ठीक है, कौन सा संस्करण तब 12वां बताना है। नंबर 1 पे कौन है, यूएसए, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम और 3rd पे फ्रांस बताना है। ठीक है, ये सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक से अलग है और वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132वां अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पे है, जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर देखे हैं। 2023 में 23वें नंबर पे था। ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करती है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, अनलॉकिंग द प्रोमिस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बौद्धिक संपदा अनुवांशिक संसाधनों, एक मिनट, बौद्धिक संपदा अनुवांशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर संधि यानी टीटी ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो हाल ही में यानी कि वीपो जो है यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, ये बौद्धिक संपदा अनुवांशिक संसाधनों संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर संधि को अपनाया है। ठीक है, वीपो जो है पहली संधि है जो बौद्धिक संपदा अनुवांशिक संस्थान और संसाधन और पारंपरिक ज्ञान के बीच संशोधन को स्पष्ट करती है। कार्यान्वयन की बातें करें तो संधि में भारत सहित 150 से अधिक देशों के बीच आम सहमति से अपनाया गया था। 15 पक्षकारों के द्वारा इसमें पुष्टि किए जाने के लिए 3 महीने के बाद लागू होगा। वीपो की कोई भी सदस्य देश जो है संधि पर पक्षकार नहीं है। ठीक है, अनुवांशिक संसाधन और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के स्तर पर संधि के निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या हैं। पेटेंट प्रणाली के प्रभाव, पारदर्शिता, गुणवत्ता को बढ़ावा देना, उनका आविष्कार के लिए गलत तरीके से पेटेंट किए जाने को रोकना है और नई खोज रोकना जो कि नई खोज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि कॉपी पेस्ट हो रहा है उस पर रोकना है। ठीक है, इस संधि में देशज या मूलवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, ठीक है, और इस घोषणा पत्र की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया गया था। यूएन ड्रिप की बात करें, यूएन ड्रिप जो है 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यानी कि कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संधि के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं तो अनिवार्य पेटेंट प्रकटीकरण दायित्व, दावा किए गए आविष्कार के आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग होने पर पेटेंट आवेदकों को उन संसाधनों के मूल देश स्रोतों के बारे में बताना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य कानूनी, प्रशासनिक और नीतिगत फ्रेमवर्क का निर्माण करना, सूचना प्रणाली की स्थापना जैसे कि आनुवांशिक संसाधनों एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान को डेटाबेस वगैरह एकत्रित करना। असेंबली जो है इस संधि के तहत प्रत्येक पक्षकार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उसका एक प्रतिनिधित्व असेंबली में शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य प्रावधान तो विकासशील देश या फिर बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में अग्रसर देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाएगा। इस संधि के द्वारा लागू होने से पहले दायर किए गए पेटेंट लागू नहीं होगा। इस संधि के प्रशासनिक कार्य वीपो के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा संपन्न किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, दूसरा जो है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट इन इंडिजिनियस पीपल्स। ठीक है, ये दोनों काम करता है। भारत के पारंपरिक ज्ञान और आनुवांशिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सरकारी उपाय यानी कि गवर्नमेंट का क्या क्या उपाय अभी तक किया गया है तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, यह भारत में समुदायों पर पारंपरिक ज्ञान का डिजिटल संग्रह है।
यानी डिजिटली इसे कलेक्ट किया गया है डेटा को, इसे बायोपायरेसी और गलत तरीके से पेटेंट कराने पर रोकने में मदद करेगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 पेटेंट प्राधिकरण दायित्व के तंत्र को अपनाया गया है। इसके तहत दावा किए गए हैं कि पेटेंट में शामिल अनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञानों के बारे में बताना होगा। पौधा हो गया, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जैव विविधता अधिनियम 2002 इस कानून के जैव विविधता कन्वेंशन के रूप में कानून में जैव संसाधनों ज्ञान के उपयोग में प्राप्त होने वाले लाभों और उचित न्याय संगत बंटवारा का प्रावधान किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 यह कानून वन संसाधनों, पारंपरिक गतिविधियों, प्रैक्टिसेज पर समुदाय के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 में यह किसी भी क्षेत्र से जुड़े पारंपरिक ज्ञान सामूहिक अधिकारों को गारंटी देता है। यूनेस्को के द्वारा मान्यता योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज है अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, ये क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत 3 वर्ष पूरे हो गया है। ठीक है, ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। 2023 में ये 3 वर्ष हो चुके हैं, सॉरी 2024 में। ठीक है, ये योजना जो है अग्रलिखित 7 इंजनों द्वारा संचालित है, जिसमें रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और संरचना, ये सारे शामिल है। ठीक है, पीएम गति शक्ति की बात करें, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में, तो ये बिसांग यानी कि बिसांग इन जो है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो फॉर्मेटिकल्स, इसके फुल फॉर्म हुआ। ये डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया जाता है। एक भौगोलिक सूचना प्रणाली एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, अपने सोर्स तकनीकी के आधार पर बनाया गया है। भारत सरकार के क्लाउड मेघराज पर होस्ट किया गया है। यह इसरो सैटेलाइट इमेजरी और सर्वे ऑफ इंडिया बेस मैप के लिए एकीकृत करता है। यह अलग अलग मंत्रालय की मौजूदा भविष्य की परियोजनाओं पर व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। ये भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई लैंड पोर्ट, उड़ान, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, PMGSNMP इसका लक्ष्य क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो है इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य जो है राजमार्ग की लंबाई को बढ़ा करके लगभग कितना करना है, 2 लाख किलोमीटर से अधिक करना है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025 तक रेलवे की अगर हम लोग बातें करें, वित्त वर्ष 2025 तक रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ा करके 1600 टन तक पहुंचाना है। और लगभग ये सर्किट की हम लोग बात करें, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो 4,54,200 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से पावर ग्रिड के पहुंच का विस्तार करना है। वित्त वर्ष 2025 तक नवीकरणीय क्षमता को बढ़ा करके 225 गीगावाट करना है। ठीक है, 2025 तक लगभग 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP। ठीक है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम लोग बातें करें तो विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें 144 अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निजी भागीदारी के विनियमन क्षेत्र का विश्लेषण हुआ है। भारत PPP जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विनियामक फ्रेमवर्क है। आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत निजी निवेश इकाई, यह इकाई जो है PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित नीतिगत मामलों में जिम्मेदार है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, भारत में PPP मॉडल पे हम लोग बातें करें तो हाइब्रिड NUT मॉडल, ठीक है, हाइब्रिड NUT मॉडल जो है इसमें EPC 40% और BOT जो है यानी कि NUET 60% शामिल है। इस परियोजना का लागत 40% सरकार के द्वारा से 60% राशि यानी कि डेवलपर के द्वारा होगा। ठीक है, बिल्डिंग ऑपरेटर ट्रांसफर की बात किया जाए तो इसके तहत एक निजी संस्था सड़क निर्माण, डिजाइन और संचालन करता है और वह कुछ समय के बाद स्वामित्व वापस सरकार को सौंप देता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये ओवरऑल काम करेगा एंड देन उसे कम फिनिश करके गवर्नमेंट को सौंप देगा। बिल्ड ऑन ऑपरेटर यानी कि BOO जो है बिल्ड ऑन ऑपरेटर, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक निजी संगठन यानी कि जो भी निजी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सरकार के कुछ प्रोत्साहन के साथ किसी परियोजना का संरचना का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है। BOT जो है यानी कि NUET, ठीक है, BOT और NUT सरकार निजी संस्था को परियोजना के प्रदर्शन आधार पर NUT का भुगतान करती है, जिसमें आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी है NUT को 60% और इस परियोजना 40% जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। ये विशेष सेवाओं के द्वारा संपत्ति के रखरखाव के लिए अल्पकालीन अनुबंध होते हैं, ठीक है, यानी कि एक बोले तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसके लिए यानी कि इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति, ये केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना का मूल्यांकन करता है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, इसका उद्देश्य जो है मौजूदा सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने और निवेश प्राप्त करना है। इसके तहत 4 वित्त वर्षों में 2022 से लेकर 2025 तक 6.0 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया। वायबिलिटी गैप फंड की बात करें, वायबिलिटी गन, ये हिंदी में थोड़ा सा अजीब लिखा गया है, वायबिलिटी होता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करें तो ये परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ाने, लाभकारी बढ़ाने के लिए परियोजना लागत है। 40% तक पूंजी जो है अनुदान प्रदान होता है इसमें। भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के तहत इसका उद्देश्य उत्कृष्ट PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के विकास के लिए परियोजना का प्रायोजक प्राधिकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अधिकतर क्षेत्रों में PPP परियोजना में स्पेशल पर्पस व्हीकल की इक्विटी के संचालित मांग के तहत 100% FDI की अनुमति देगा, ठीक है। गाइज 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसके पहले जो है ऑलरेडी हम आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा चुके हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर PT 365 का, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके अलावा हमने कंप्लीट कराया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके साथ बात करें तो हम लोग ये पर्सनालिटी इन न्यूज, पूरे आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न सारा हमने कंप्लीट करा दिया है। ये जो है इकोनॉमिक्स है। इसके बाद 2 चीज और मात्र आपका बचेगा, वो बचेगा आपको, एक बचेगा इकोनॉमिक्स तो आज कल में फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा 2 चीज, इंटरनेशनल रिलेशन बचेगा, साइंस एंड टेक बचेगा, प्लेसेस इन न्यूज, 3 चीज बचेगा। प्लेसेस इन न्यूज तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी लगभग हमने कंप्लीट करा दिया है। 1 दिन और हमको कंप्लीट कराना है सोशल इशू, वो एक ऑलरेडी आधा हमने कंप्लीट करा दिया है, आधा बाकी है, उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की बात करें यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन की हम लोग बातें करें तो ये हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए लगभग 15,624.9 करोड़ रुपए प्राप्त किया है। ये NHAI के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है, ठीक है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण आखिर होता क्या है यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, तो परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रयुक्त कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्था के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करते हैं और किसी सार्वजनिक निकाय स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक परिसंपत्तियों को कहा जाता है, जैसे कि सड़क, हवाई अड्डा, पाइपलाइन हो गया, ठीक है। उत्पत्ति की बात करें तो ये पहली बार 2012 में अर्थशास्त्री विजय कलेकर की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा तैयार हुआ था। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है, तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड काम करता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज काम करता है, ठीक है, अथॉरिटीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए किया गया था। ये प्रक्रिया परिसंपत्ति मुद्रीकरण में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्रकों की इकाई प्रदान करती है। सरकार स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का लाइसेंस पट्टा शामिल होता है। भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपयोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते के तहत शामिल होता है। इसमें जोखिम को संतुलित आधार पर सार्वजनिक प्राधिकरण निजी पक्षकारों के बीच साझा किया जाता है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए की गई पहले यानी कि इनिशिएटिव की हम लोग बातें करें तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, सरकार अपनी ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए 13% क्षेत्रकों की पहचान की है। ये शीर्ष 5 क्षेत्रक, देखो ब्राउनफील्ड अब होता क्या है, ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट जब क्लास करेंगे ना तो ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड है ना, FDI, FPI, इसमें और क्या क्या होता है ये सारा हम लोग उसमें देख लेंगे, है ना। एक्चुअल क्या है, ये तो क्लास हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि पता है जब बताने चलेंगे ना एक एक चीज को तो पता चलेगा कि एक ही 10 पेज में पता है 2-3 घंटा लग जाएगा। अब समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअल क्या है, ये रिवीजन है क्योंकि 365 ऑलरेडी आप सभी पहले से इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे न्यूज़ वगैरह में, और यहाँ पे क्विक एंड फास्ट डिवीजन होता है ना। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सभी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लाइक बोले तो पढ़ के आए इन द सेंस कि पहले से इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़े हैं, न्यूज़ पढ़े हैं। ये रिवीजन है, PT 360 मतलब ही है आपका 365 दिन का रिवीजन हो जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। सरकार ने ब्राउन फील्ड अवसंरचना परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान की है। ये 5 क्षेत्र कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन के लगभग 83% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्षेत्रक सड़क में 27%, रेलवे में 25%, विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी की बात करें 15%, तेल गैस पाइपलाइन में 8%, दूर संरचना में 6%, ठीक है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की हम लोग बातें करें तो ये जो है एक SPV है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों अधिशेष भूमि में मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे औद्योगिक पार्क यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क क्या है, ठीक है, क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये 12 औद्योगिक पार्कों को राष्ट्रीय औद्योगिक पार्क गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी मिला है, ठीक है। औद्योगिक पार्क एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों समूह को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के श्री सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र हो गया। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की हम लोग बातें करें तो ये इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य जो है औद्योगिक गलियारा परियोजना का विकास करना, इसके साथ ही इसका उद्देश्य भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकसित करना, इसके साथ ही शहर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश क्षेत्रकों के साथ प्रतिस्पर्धा सक्षम होंगे यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस करना। इसके साथ ही इस परियोजना के तहत 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, वो क्या है, और 32 परियोजना शामिल है जिनमें से 4 में विकसित किया जाना है। प्रथम औद्योगिक गलियारा जो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के विकास को 2007 में मंजूरी मिल चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है UPPCS में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सब आपको प्रीवियस ईयर्स वगैरह PY क्वेश्चन में तो ये सारा मिल गया है। कार्यान्वयन फ्रेमवर्क की बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यान्वयन ट्रस्ट जो है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड कार्यान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता में शीर्ष निगरानी प्राधिकरण कार्यान्वयन की सीमा करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 1 में है, 2 में है अमृतसर से कोलकाता औद्योगिक गलियारा है, तीसरा में है चेन्नई से बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है, चौथा में है विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा है, पांचवा में बेंगलुरु से मुंबई औद्योगिक गलियारा, छठा में ओडिशा से आर्थिक गलियारा OEC, हैदराबाद, सातवां में है हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा है, 8वें पे हैदराबाद से वारंगल औद्योगिक गलियारा बनेगा, फिर हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, 10वें में कोयम्बटूर के रास्ते कोची होते हुए आपको मिलेगा, 11वें में दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं 12वां जो है यहाँ ऑलरेडी आपको मेंशन है
12 औद्योगिक पार्कों को राष्ट्रीय औद्योगिक पार्क गलियारा विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अच्छा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन काम करता है, तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधित सुर्खियां। संबंधित न्यूज में क्या क्या था, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक नोडल शहर को मंजूरी दिया है। 12 नए औद्योगिक नोड सॉरी हम नोडल पढ़ दिए हैं, सॉरी फॉर दैट, नोड्स होगा, है ना, सॉरी फॉर दैट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक नोड शहरों को मंजूरी दिया है। 12 नए औद्योगिक नोड शहर के बारे में बातें करें तो ये 12 नए औद्योगिक नोड क्षेत्र रणनीतिक रूप से 10 राज्यों अवस्थित है। ये 6 प्रमुख गलियारों से जुड़े हुए हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा, पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के हजीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोफरती तथा राजस्थान के जोधपुर से पाली तक होंगे, ठीक है। नए औद्योगिक औद्योगिक शहरों का विकास वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में किया जाएगा। प्लांग एंड प्ले वर्क टू वर्क की अवधारणाओं के अहेड ऑफ डिमांड के आधार पर विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार लॉजिस्टिक फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में फिर से हम इसे पढ़ देते हैं एक बार। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र जो है, इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में भारत जो है 2030 तक से 25 देशों में शामिल होगा, यानी कि हमारा टारगेट है 2030 तक कमिंग 5 साल में 25 देशों में शामिल होना है। एलपीआई जो है, यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बातें करें तो ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के तहत ये तैयार इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है। इसे प्रत्येक 2 साल में जारी किया जाता है। तो एक तो फैक्ट याद रखना है, भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक हमें 25 देशों में शामिल होना है। दूसरा जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। प्रत्येक 2 साल में एक बार जारी होता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो व्यापार के क्षेत्र में लॉजिस्टिक देशों में प्रदर्शन में आने वाली चुनौती अवसरों के आधार पर उन्हें देश रैंक प्रदान करना। एलपीआई की हम लोग बातें करें, यानी कि एलपीआई मतलब हो जाएगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये सीमा शुल्क प्रदर्शन, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दे इसे। इसके 6 पैरामीटर्स क्या हैं, तो सीमा शुल्क का प्रदर्शन और संरचना की गुणवत्ता बनाना, शिपमेंट की व्यवस्था में सुगमता लाना, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ाना, ट्रैकिंग करना, समयबद्धता वगैरह निर्धारित करना। रैंकिंग ये विश्व बैंक ने जारी किया गया है। 139 देशों में भारत 38वें नंबर पे है और भारत का लक्ष्य बताएं ऑलरेडी 2030 तक 25 देशों में शामिल होना है। 2018 में भारत का रैंक जो था 44वें नंबर पे था, वर्तमान में कितना है, तो 38वां है। भारत की रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार हुआ है। तो सीधी सी बात है, पहले 44 था, अभी 38 है, तो 6 अंक का सुधार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है, कौन कौन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 है। ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है। इस प्रक्रिया में सुधार करना, लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार करना, डिजिटलीकरण करना, मानव संसाधन विकास कौशल आदि में शामिल होना। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की बात करें तो व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना को शुरू करना 8 कार्य क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसमें एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली, सेवा सुधार फ्रेमवर्क वगैरह है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, केंद्र सरकार ने 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करना। ये योजना जो है $6.2 बिलियन की राशि निवेश किया जाएगा। इसके लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतमाला परियोजना। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। समर्पित माल ढुलाई गलियारा जो है राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक कुल माल ढुलाई रेल में ढुलाई की हिस्सेदारी को 27% 2019 से बढ़ा करके 2030 तक इसमें 45% करने का लक्ष्य रखा गया है।
भारतीय DFCCIL जो है यानी कि भारतीय रेलवे का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है इस योजना ये योजना बनाना है और विकास करना है, वित्तीय संसाधनों को जुटाना है, इसके निर्माण रखरखाव को संचालन करना है। 2006 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया गया था यानी रजिस्टर्ड किया गया था। लॉजिस्टिक दस्ता संवर्धन की हम लोग बातें करें तो माल ढुलाई परिवहन दस्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। पीएम गति शक्ति ये लॉजिस्टिक दस्ता में सुधार पर लक्षित है। लॉजिस्टिक को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। तो निर्णय समर्थन प्रणाली यानी कि एक कुशल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाना। लागत कम करना जिसमें लागत को जीडीपी के 8 से 9% के वैश्विक बेंचमार्क के बराबर लाना है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार कर 2030 तक भारत को 25 देशों में शामिल करना, जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधित सुर्खियां क्या है और न्यूज जो है क्यों चर्चा में है, तो वो हम लोग देखेंगे। कह रहा है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है, रूस ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को मंजूरी दिया है। ये आखिर होता क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है क्या, तो ये समझौता भारत और रूस के सेनाओं को, ठीक है, सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों और बंदरगाह लॉजिस्टिक सहायता सुविधा यानी कि प्रदान करना, सक्षम बनाना। ये युद्ध और शांति क्लीन मशीनों के दौरान घरेलू बंदरगाहों और सैन्य अड्डों के द्वारा दूर सेवा देते समय युद्ध पोतों और विमानों, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, जहाजों की बार्थिंग, सैनिकों के लिए राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना। ये अन्य देश जिनके साथ भारत ने ऐसे समझौते किए हैं, किसके साथ किए हैं भारत ने, यानी कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और किसके साथ भारत का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, सिंगापुर के साथ है, दक्षिण कोरिया के है। यानी कि ये पहला जो है रूस के साथ ही नहीं है, इसके पहले जो है ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ इसके पहले 6 कंट्रियों के साथ हो चुका है। इसके बाद 7वें नंबर पे रसिया के साथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का पतन क्षेत्र। भारत का पतन क्षेत्र मतलब पोर्ट सेक्टर की बातें हो रहा है। तो इंडिया पोर्ट सेक्टर की हम लोग बातें करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। वाधावन बंदरगाह बहुत बार इस बार चर्चा में रहा है, तो आपको पढ़ के जाना है। वाधावन बंदरगाह की बातें करें तो वाधावन बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र के पालघर जिले में दाहून शहर के पास किया जा रहा है। इसमें भारत के 13वें महापतन यानी कि मेजर पोर्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये साथ ही भारत का सबसे बड़ा डीप वाटर बंदरगाह में शामिल होगा, यानी कि काफी गहरा जो है वाटर बंदरगाह होगा, ठीक है। इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि ये पतन जो है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत संचालित होगा। लैंडलॉर्ड मॉडल के जहां जो पोर्ट होता है, अथॉरिटी विनियामक संस्था लैंडलॉर्ड भूस्वामी के रूप में कार्य करता है। ये निजी कंपनियां बंदरगाह का संचालन करता है। भारत का पतन क्षेत्र की बात करें तो भारत का मात्रा जो है, वॉल्यूम जो है, दृष्टि से लगभग 95% व्यापार मूल्य यानी कि वैल्यू की दृष्टि से लगभग 70% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बातें करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 22वें स्थान पे है और यहाँ टर्न अराउंड टाइम यानी कि 0.9 दिन है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर की तुलना में बेहतर है। वर्तमान में हम लोग बातें करें तो भारत में 12 महापतन है, 13वां वाधावन है, 14वां जो है गैलाथिया है, ठीक है। तो 12 महापतन है। इसके बाद 13वां वाधावन है, जो रिसेंटली जो है मोदी जी महाराष्ट्र में उद्घाटन किए हैं। 14वां जो है गैलाथिया है। 200 से अधिक लघु पतन है, जो भारत में बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण करता है। पोत हो गया, पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के पास है, तो मंत्रालय पूछेगा तो पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का सबसे पुराना महापतन कोलकाता बंदरगाह है। इसका नाम जो है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन रखा गया है।
ये भारत का एकमात्र नदी महापतन है, यानी कि रिवराइन पोर्ट है। मुंबई पोर्ट का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन जो है ये हार्बर है। कामराजन पतन जो है, कामराजन पतन और एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत में एकमात्र निगमित महापतन है। ये पतन जो है एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुआ है। कामराजन ये पोर्ट जो है तमिलनाडु में, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में। आप लोग जब ऑलरेडी देते होंगे तो आप लोग को पता होगा। प्रीवियस ईयर्स जब आप क्वेश्चन देखेंगे, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सब मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बड़े बंदरगाह महापतन क्या होता है और लघु बंदरगाह यानी पतन क्या होता है। पतन मतलब छोटा बंदरगाह और महापतन मतलब बड़ा बंदरगाह। तो महापतन का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत के महापतनों का विनियमन यानी कि रेगुलेशन, संचालन योजना महापतन प्राधिकरण 2021 के तहत किया जाता है। महापतन का संचालन संबंधित महापतन प्राधिकरण लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाता है। महापतन ने निजी क्षेत्रकों की भागीदारी की स्थिति, इन्हें रियायती समझौता के माध्यम से विशेष परियोजना के लिए अनुमति दी जाती है। रियायती अवधि समाप्त होने के बाद परिसंपत्ति महापतन प्राधिकरण को सौंप दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के फिर जो है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जब प्रोवाइड होता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, बाद में वो पब्लिक सेक्टर को सौंप देते हैं। पब्लिक सेक्टर जहां भी आएगा मतलब समझना है कि गवर्नमेंट का है वो, ठीक है। लघु बंदरगाह यानी छोटे पतन की हम बात करें तो लघु पतन संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। लघु पतन भारतीय पतन अधिनियम 1908 के तहत शासित होता है। ये पतन राज्य विभाग, राज्य समुद्री बोर्ड के द्वारा विनियमित किया जाते हैं। राज्य समुद्री बोर्ड राज्य सरकार निजी ऑपरेटर के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लघु पतन के विकास और संचालन के लिए रियायती समझौता कंसेंट एग्रीमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में बंदरगाह क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहले, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव इसके लिए लाया है। तो सागरमाला कार्यक्रम भारत ने लाया है 2015 में, यानी मार्च 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है विदेशी और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना, कंटेनर को आवागमन में सुधार करना है, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना है, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 तक भारत सरकार का विजन है कि समुद्री अमृतकाल विजन 2047 तक पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य जो है विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना, अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग, संधारणीय समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन की हम लोग बातें करें तो ये सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है। ये लॉजिस्टिक क्षेत्र के हितधारकों को जोड़कर दक्षता पारदर्शिता को बढ़ाता है, इसकी लागत देरी को कम करता है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। तो सागर मंथन जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके संगठन के लिए रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रदान करता है। सागर सेतु परियोजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप के तहत रियल टाइम आधार बंदरगाह संचालन, निगरानी, जहाज, कार्गो, कंटेनर, वित्त विनियामक प्राधिकरण से जुड़े डेटा प्राधिकरण को आसान बना करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है। पतन क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करें, यानी कि अदर की डेवलपमेंट पोर्ट से रिलेटेड भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण की बातें करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण के द्वारा निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन मैत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण की बात किया जाए तो गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बड़ी है। एक इसका उद्देश्य क्या है तो भूमि पतन के संचालन, प्रशासन से संबंधित कार्यों के जिम्मेदार करना। भूमि पतन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, आवर्जन जांच चौकियों के रूप में अधिसूचित किया जाता है। यात्रियों के द्वारा माल की निकासी, परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। LPI भारत की भू सीमाओं की एकीकृत पोस्ट की स्थापना, संचालन, प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ICP की बात करें, ICPS एक ऐसी एकल परिसर है जिसमें सभी विनियामक एजेंसी स्थित होता है और ये एजेंसी व्यापार वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए साथ साथ सुरक्षा संबंधी चिंता को भी समाधान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मरमुगांव
पोर्ट प्राधिकरण, ठीक है, मर्मुगांव पत्तन प्राधिकरण जो है, ये प्राधिकरण को एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करता है। इसके रूप में सूचीबद्ध होने के बाद विश्व स्तर पर मान्यता मिलती है। मर्मुगांव पत्तन के बारे में बातें करें तो ये गोवा में स्थित है, भारत का एकमात्र महापत्तन है, मेजर पोर्ट है। ESI जो है, इसके माध्यम से ग्रीन शिप इनिशिएटिव हरित से श्रेय योजना के द्वारा शुरू करने वाला भारत का पहला पत्तन है। हरित श्रेय योजना 2023 में लाया गया था। इसके तहत ESI जो है, स्कोर वाले जहाजों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही डिकार्बोनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दिया जाता है। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स की बातें करें यानी कि ESI जो है, ये जो है 2011 में अंतर्राष्ट्रीय पत्तन बंदरगाह संघ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये जहाज की पहचान करती है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत वर्तमान उत्सर्जन मानकों के द्वारा तय और सीमा तुलना में इसके वायु उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्राई पोर्ट्स यानी शुष्क पोर्ट के बारे में बात करें, शुष्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट्स के बारे में बात करें तो हाल ही में पटना के निकट बिहटा में बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। ये सारे रिलेटेड न्यूज है जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो आप सभी को पढ़ के जाना है, छोटे छोटे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। शुष्क बंदरगाह जो है, इन्हें अंतर्देशीय बंदरगाह, इनलैंड पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ये वास्तव में अंतर्देशीय टर्मिनल होते हैं। इनका उद्देश्य जो होता है रेलवे या सड़क मार्ग से समुद्री बंदरगाह को कनेक्टिविटी प्रदान करना। अंतर्देशीय कंटेनर डिप की बात करें तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन शामिल होते हैं। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ये बंदरगाह भू आबाद यानी कि लैंडलॉक राज्यों क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक दक्ष और कियाफती सुविधा प्रदान करती है। तटीय बंदरगाह पर बोझ कम करते हैं। ये जो है यातायात के भीड़ को कम करते हैं, दक्षता में सुधार लाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक की बातें करें तो ये विश्व बैंक S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस CPPI 2023 जारी किया गया है। ये सूचकांक के मुख्य बिंदु की हम लोग बातें करें तो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 100 वैश्विक बंदरगाहों में 9 भारतीय बंदरगाहों को शामिल है, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे 100 बंदरगाह हैं जिसमें 100 पोर्ट्स में से भारत के 9 पोर्ट शामिल है। CPPI 2023 में सर्वोच्च रैंकिंग वाला कंटेनर बंदरगाह चीन का यांगशान पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज देखेंगे भारतीय रेलवे की सुरक्षा, ठीक है, इंडिया रेलवे सेफ्टी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। 1 घंटे 56 मिनट का लगभग वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। कल ये लास्ट पार्ट रहेगा, कल डेफिनेटली कंप्लीट इसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और तो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड इन एडवांस हैप्पी होली टू एवरी स्टूडेंट, है ना। एंड आई होप आप लोग होली मना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे बिफोर अपने कोचिंग क्लासेज या फिर जो घर पे रह के पढ़ते हैं। एंड मैं यही कहूँगी होली मनाना बिल्कुल सही है, मनाओ, खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटो, एंजॉय करो, लेकिन कम से कम याद रखना 4-5 घंटा भी टाइम निकाल के पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना कंसिस्टेंसी जो है बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है ना। आप 1-2 दिन गैप कर लेंगे ना तो बाद में जब पढ़ने जाएंगे तो मन थोड़ा सा अजीब होने लगेगा। 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट उठेंगे, मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फील होगा। तो इसलिए अपना रेगुलर मेंटेन करके रखना। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग यहाँ से करेंगे भारतीय रेलवे की सुरक्षा, ठीक है। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।